हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पूरा जो अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिटेल में बताने वाला हूं। हम ये चैप्टर सिर्फ अपने नीट 2020 के हिसाब से जो अपना एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम उस हिसाब से कम्प्लीटली कवर करेंगे। एनसीईआरटी की तो एक एक लाइन हम कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में एनसीईआरटी से बाहर के जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और इस साल जिसकी पूछे जाने की संभावना है वो मैं सभी आपको पूरा बताने वाला हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से, और जहाँ याद रखने की ज़रूरत है, जहाँ आपको ट्रिक चाहिए, मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि जो पहले से एक बार पढ़ चुके हैं बच्चे, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ये लेक्चर उन्हीं के लिए है। जिन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके, मैंने इस चैप्टर पे हर टॉपिक पे एक अलग वीडियो बना रखा है, कम से कम 10-12 वीडियो हैं, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए जो एक बार पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जिनका एग्ज़ाम है अगले कुछ दिनों में, उसके हिसाब से मैंने इसको बनाया है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है सीएनएस और दूसरा पार्ट है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मेन पार्ट हैं वो आगे सीएनएस में, और पीएनएस में आता है इससे जुड़ी हुई जो भी नर्व सप्लाई है, जो भी नर्व हैं वो सभी आएंगी पीएनएस में। आपको याद रखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये रहेगा सीएनएस में, और इनसे जुड़ी हुई जो भी नर्व हैं वो सब आएंगी पीएनएस में। तो जो भी नर्व या नर्व फाइबर हैं पीएनएस के, उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है एफरेंट और एक है इफरेंट। इनको कैसे याद रखना है? सबसे पहले एफरेंट वो होती हैं जो ऑर्गन से इम्पल्स लेके जाएंगी सीएनएस के पास। ऑर्गन से ये इम्पल्स लेके गई या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके गई सीएनएस के पास, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। जो सीएनएस के पास इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा वो तो है एफरेंट, और जो सीएनएस से वापस इन्फॉर्मेशन ऑर्गन के पास लेके आएगा वो है इफरेंट। तो हम कैसे याद रखेंगे? हमको दिमाग में सिर्फ सीएनएस रखना है। तो एफरेंट से आने वाला, आने के ए से एफरेंट का ए आप याद रख सकते हैं, और ई से याद रख सकते हो आप एग्जिट, जो सीएनएस को छोड़ के जाएगा यानी कि एग्जिट कर रहा है, तो वो है इफरेंट। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एफरेंट मतलब आने वाला, यानी कि सीएनएस की तरफ आने वाला। कहाँ से आएगा? ऑर्गन से। क्या लेके आएगा? इन्फॉर्मेशन। और एग्जिट किसको करेगा? सीएनएस को। कहाँ जाएगा? ऑर्गन के पास। और क्या लेके जाएगा? ये भी इन्फॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स लेके जाएगा। तो ये नर्व फाइबर हो गए पीएनएस के। अब इस पीएनएस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक। ये दोनों पीएनएस के ही पार्ट हैं। बेटा ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है ये आपको ABCD करके कई बार पूछा जाता रहा है, दे देगा ए क्या है, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, तो आपको ABCD आना चाहिए। तो आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो डिवीज़न है, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। अब ये किस बेस पे है? अब पेरिफेरल में एफरेंट है, जैसे कि वो ऑर्गन से सीएनएस के पास जाता है, और इफरेंट क्या है? सीएनएस से ऑर्गन के पास। ये तो हो गया नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन। अब पीएनएस को किस बेस पे डिवाइड किया है? तो सोमेटिक होगा वो सीएनएस से स्केलेटल मसल, यानी कि वॉलंटरी ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, सीएनएस से स्केलेटल मसल के पास। ऑटोनॉमिक क्या करेंगे? सीएनएस से स्मूथ मसल, यानी कि इनवॉलंटरी ऑर्गन के पास लेके जाएंगे। अब इसको याद कैसे रखना है? तो बेटा इनवॉलंटरी वो होता है जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, यानी कि अनियंत्रित। तो आप इनवॉलंटरी से याद रखें अनियंत्रित, और अनियंत्रित का ए है तो ऑटोनॉमिक का ए। तो इस तरीके से आप याद सकते हो, ऑटोनॉमिक के ए से अनियंत्रित का ए। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा? जो सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन यानी कि अनियंत्रित सिस्टम की तरफ लेके जाएगा, तो ऑटोनॉमिक हो गया, और नियंत्रित वॉलंटरी यानी कि स्केलेटल मसल की तरफ लेके गया तो वो सोमेटिक हो गया। ठीक है। अब इस ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो तब होता है एक्टिवेट जब स्ट्रेस कंडीशन हो, और नॉर्मल कंडीशन रिलैक्सेशन में होगा पैरासिम्पैथेटिक। तो इसको भी आप एस से एस करके याद रख सकते हो। सिंपैथेटिक यानी कि स्ट्रेस कंडीशन में जो एक्टिवेट हो रहा है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और रिलैक्स में होगा वो पैरासिम्पैथेटिक। तो ये अपना हो गया एक जनरल आउटलाइन क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का कैसे है। अब बात करते हैं न्यूरॉन या नर्व फाइबर की स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो बेटा, जैसे कि मेरा ये हैंड है, इस समय मैं लिख रहा हूँ, तो इस समय इस मेरी उंगली इस सेल को, इस फिंगर की सेल या टिश्यू को इस समय ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। ऑक्सीजन गई है मेरे लंग्स के पास, मैंने इनहेल किया, ऑक्सीजन लंग्स के पास गई। अब लंग्स से यहाँ कैसे भेजा गया? तो उसको ब्लड में डाल दिया गया ऑक्सीजन को, और ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आ गई। ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है या नर्व इम्पल्स होती है, उसको एक जगह से दूसरी
दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना होता है। जैसे कि अभी यहाँ कोई एक मोमबत्ती जला के रख दी जाए और मेरा हाथ उसके ऊपर रखा जाए, ये उंगली मैं उसके ऊपर रख देता हूँ, तो तुरंत के तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगी मेरे ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, CNS के पास जाएगी। वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुझे इस हाथ को हटा देना है। ये पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो मतलब ये पूरी इन्फॉर्मेशन गई या आई, तो ये काम किसकी मदद से होता है? जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया किसने? ब्लड ने। ऐसे ही यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन का ट्रांसपोर्ट करता है बेटा ये न्यूरॉन या नर्व फाइबर। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है पूरी कैरी की जाती है इस न्यूरॉन के द्वारा। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। ये देखिए डायग्राम, इसमें आपको देखो ये डेंड्राइट्स, ये कुछ प्रोजेक्शन होते हैं इस सेल बॉडी में ही। आप इसको अलग अलग नहीं बोल सकते कि सेल बॉडी और डेंड्राइट्स अलग अलग हैं, ये सेल बॉडी का ही प्रोजेक्शन होता है डेंड्राइट्स। और ये नीचे एक स्टॉक लाइक अपीयरेंस है, एक स्ट्रक्चर है जिसको कि बोला जाता है एक्सोन। अब देखिए इस एक्सोन के डिस्टल एंड की तरफ जाते हैं तो कुछ एक बल्ब लाइक या बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है जिसको कि नाम दिया जाता है सिनेप्टिक नॉब। मैं बेटा यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये समझ लीजिए कि ये पुराने पेपर्स के क्वेश्चन हैं और या फिर आने वाले पेपर के ये क्वेश्चन है, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से समझिए। मैं फालतू की चीज़ें तो बता ही नहीं रहा हूँ रिवीजन में, मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो इस साल आ सकती हैं। तो आपको एक एक चीज़ याद रखनी है। उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। उस सिनेप्टिक नॉब में जैसे कि मान लो ये नॉब है, इस नॉब के अंदर कई सारे और छोटे छोटे बल्ब भरे हुए हैं जिनको बोला जाता है सिनेप्टिक वेसिकल। इस बल्ब के अंदर कई सारे और छोटे छोटे बल्ब हैं जिनको बोला जाता है सिनेप्टिक वेसिकल। उन सिनेप्टिक वेसिकल में एक केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसको कि बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक्साइटेटरी या इनहिबिटर किसी भी टाइप की जो भी एक्शन होगा वो वही परफॉर्म करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो आप याद रखें इसको, सिनेप्टिक नॉब होगी, सिनेप्टिक नॉब के अंदर होगा सिनेप्टिक वेसिकल और वेसिकल के अंदर होंगे न्यूरोट्रांसमीटर। अब बात करते हैं सेल बॉडी और डेंड्राइट्स की। ये यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि इस साल का ही क्वेश्चन रहा है, जो अभी नीट 2019 हुई थी उसमें पूछा गया था। अब देखते हैं, अब ये डायग्राम देखिए, आपको सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में आपको कुछ ग्रेन्यूल जैसी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिखाई दे रही है। इनको बोलते हैं बेटा निसल ग्रेन्यूल। इन ग्रेन्यूल्स को बोला जाता है निसल ग्रेन्यूल। अब ये ग्रेन्यूल्स होते हैं या सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में ही प्रेजेंट होंगे। अगर आपसे पूछा जाए किस पार्ट में एब्सेंट है तो आपको एक्सोन बोल देना है, ये एक्सोन में एब्सेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन पूछा गया था, निसल ग्रेन्यूल का फंक्शन क्या होता है? तो बेटा इनमें होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आपने साइटोलॉजी पढ़ा होगा तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने फंक्शन देखा होगा रफ और स्मूथ का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में है? निसल ग्रेन्यूल्स में। और वो किस में है? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में। अगर पूछा जाए कि किस पार्ट का न्यूरॉन के या नर्व फाइबर के किस पार्ट का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस या किसका नहीं होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं एक्सोन में नहीं है निसल ग्रेन्यूल, तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। निसल ग्रेन्यूल यहाँ होंगे, वहीं प्रोटीन सिंथेसिस होगी। क्यों? क्योंकि इसमें होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। अब देखिए पहले तो डेंड्राइट्स और एक्सोन जो हैं इनके बेस पर ही डिवाइड किया गया है न्यूरॉन्स को। अब उसका पहला जो टाइप है वो है मल्टीपोलर, सेकेंड है बाईपोलर और जो थर्ड टाइप है वो है यूनिपोलर। अब मल्टीपोलर, पोल से समझ में आ रहा है, पोल मतलब एंड, इसमें कई सारे एंड होंगे। मल्टीपोलर में बेटा क्या होगा? कई सारे एंड होंगे। जैसे कि ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें देखो क्या है, एक्सोन तो आपको एक दिखेगा लेकिन जो डेंड्राइट्स है वो 2 या 2 से ज़्यादा दिखेंगे। तो कई सारे पोल हो गए, एक तरफ तो हो गया एक्सोन और ऊपर की तरफ 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो गए? डेंड्राइट्स। तो ये हो गया मल्टीपोलर। बाईपोलर में क्या होगा? 2 ही पोल होंगे, तो एक आगे का एक पीछे का, यानी कि एक एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट्स होगा। और यूनिपोलर के केस में क्या होगा? सिर्फ एक ही पोल होगा यानी कि एक्सोन होगा, इसमें डेंड्राइट एब्सेंट होते हैं। ये आप डायग्राम में तीनों देख सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये मल्टीपोलर का एग्जाम्पल है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाईपोलर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेटिना। ये तो आप दिमाग में रखना, ये रेटिना किसका एग्जाम्पल है? बाईपोलर का। ये जब मैं आई पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा आपको। और यूनिपोलर में एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सोन के बारे में। अब यहाँ भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। ये जो एक्सोन के टाइप हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये हम माइलिन शीथ के बेस पे कर रहे हैं। अब ये माइलिन शीथ क्या चीज़ है? अब देखो इसमें ये स्ट्रक्चर आपको न्यूरॉन की दिखाई दे रही है। इसमें आपको देखो एक स्वान सेल दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं चलो आपको एक NCERT का ही डायग्राम दिखा देता हूँ। ये NCERT में जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये स्वान सेल। ये हो गया जैसे कि डेंड्राइट हो गया ये पूरा। ये देखो ये ग्रेन्यूल्स मैंने आपको बताया, निसल ग्रेन्यूल। और ये देखो स्वान सेल आपको ये दिखाई दे रही है, ये स्वान सेल। ये बस आपको याद रखनी है।
ये स्वान सेल बेटा सब टाइप के न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है। कई बार ये अपने ऊपर स्वान सेल है ये, तो ये अपने ऊपर कई बार एक सीथ का फॉर्मेशन कर लेती है और कई बार नहीं करती है। उस सीथ को पहले तो बोला जाता है माइलिन सीथ, ठीक है। और वो न्यूरॉन जिसमें ये माइलिन सीथ प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसमें ये चीज़ एब्सेंट रहेगी वो हो गए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। यहाँ बहुत ही बेहतरीन जो घुमाने वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है वो ये है कि किस टाइप के न्यूरॉन में स्वान सेल एब्सेंट होती है। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि स्वान सेल किसी में भी एब्सेंट नहीं होती, स्वान सेल तो दोनों में प्रेजेंट है। बस स्वान सेल अपने ऊपर माइलिन सीथ का फॉर्मेशन कभी करती है कभी नहीं करती है, यानी कि जो एब्सेंट है वो माइलिन सीथ एब्सेंट है, ना कि स्वान सेल एब्सेंट है। स्वान सेल तो दोनों में ही प्रेजेंट होगी। ये क्वेश्चन आपसे जब आप MBBS फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे तो एक सब्जेक्ट आती है फिजियोलॉजी, उसमें भी आपसे पूछा जाता है कि माइलिन सीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, तो वो है स्वान सेल, ठीक है। अब इसके एग्जांपल माइलिनेटेड कहें स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, और नॉन माइलिनेटेड के होंगे सोमेटिक और ऑटोनोमिक, जो मैं आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले, जो मैंने क्लासिफिकेशन मैंने बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया है। अब देखिए जो दो माइलिन सीथ हैं, ये एक हो गई माइलिन सीथ और ये एक माइलिन सीथ हो गई। इनके बीच में कुछ एक जंक्शन होता है, कुछ एक गैप होता है। इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा है नोड ऑफ रेनवियर। और नर्व इम्पल्स का कंडक्शन ओनली थ्रू नोड ऑफ रेनवियर। कई बार ऐसा होता है कि जो इम्पल्स होती है वो यहाँ आई नोड ऑफ रेनवियर पे, इसके बाद अगले दूसरे नोड ऑफ रेनवियर और दूसरे से तीसरे नोड ऑफ रेनवियर, तो वो केवल नोड ऑफ रेनवियर से जो इंडक्शन का नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है उसको साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। बेटा इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्टेटरी कंडक्शन ये क्या होता है, तो ये कंडक्शन थ्रू ओनली थ्रू नोड ऑफ रेनवियर। ये NCERT के बाहर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो अपना न्यूरॉन के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पहले आप क्रेनियल नर्व्स के कुछ नाम हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एम्स इस बार नीट में ही हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है। तो आप चलो मैं आपको टोटल, बेटा देखो अपने पास 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, उन सभी के आपको नाम याद रखने हैं। मतलब सीक्वेंस पूछा जाता है कौन सी पहली दूसरी तीसरी है और उसका नेचर कैसा है, यानी कि सेंसरी और मोटर। अब ये सेंसरी मोटर क्या चीज़ है ये आप देखो अभी मैंने आपको एफरेंट और एफरेंट बताया। एफर वो होता है जो ऑर्गन से CNS के पास लेके जा रहा है, और इफरेंट क्या है, CNS से ऑर्गन के पास लेके जा रहा है। अब एफरेंट को ही सेंसरी बोल दिया जाता है और इफरेंट को मोटर बोल दिया जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है, तो आप एक वर्ड याद रखो, सेम, SAME। तो सेंसरी है वही एफरेंट है और जो मोटर है वही इफरेंट है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई बार कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को सेंसरी मोटर ऐसे देके, जिससे कि बच्चे को कन्फ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ एफरेंट क्या है, मोटर क्या है, सेंसरी क्या है, इफरेंट क्या है। तो आप याद रखें जो सेंसरी है वही एफरेंट है और जो मोटर है वही इफरेंट है। अब बात करते हैं नर्व के पहले नाम की। तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट, उसका नाम है ओल्फैक्टरी नर्व। सेकंड है ऑप्टिक, थर्ड है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल, सिक्स है एब्ड्यूसेंस, सेवन्थ है फेसियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एट्थ है ऑडिटरी, नाइन्थ है ग्लोसोफेरेंजियल, 10th है वेगस, 11th है एसेसरी और 12th है हाइपोग्लोसल। अब इसको पहले तो सीक्वेंस कैसे याद रखना है आपको, तो एक मूवी देखी होगी आपने अमिताभ बच्चन जी की, खुदा गवाह। तो ऐसे ही वो खुदा गवाह था तो आपको याद रखना है उट्टा फा गवाह। बस खुदा गवाह, गवाह आपको लास्ट का वही रखना है, बस उट्टा फा आगे लगा देना है, खुदा हटा के उट्टा फा गवाह। तो इसमें 3 ओ हैं। तो पहला ओ बताता है ओल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक और तीसरा है ऑक्यूलोमोटर। फिर डबल टी है, 2 टी हैं। तो पहला है ट्रोक्लियर, दूसरा ट्राइजेमिनल, उसके बाद एब्ड्यूसेंस, और ये फेसियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। तो इस तरीके से तो आप क्रेनियल नर्व के नाम जो भी सीक्वेंस है वो याद रख सकते हो। उसके बाद आता है इनका नेचर, वो कैसा है। तो एक और मैं सेंटेंस बता रहा हूँ, उससे आप उनके नेचर को भी याद रख सकते हो। तो एक सेंटेंस याद रखो आप, सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। बस आप इसको याद रखें। अब सम के एस से आ रहा है सेंसरी, अगले एस से आएगा फिर सेंसरी, और एम जैसे ही आएगा मोटर। ये तो बच्चे याद रख लेते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना बेटा, वो बोथ, जो सेंसरी और मोटर दोनों के तौर पे काम करती हैं, तो उसमें बट जहाँ भी बी आएगा वो बोथ है। जैसे कि ये ट्राइजेमिनल हो गई, ब्रोदर वाला ये बोथ, ये फेसियल हो गई, और एक और है
ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस। तो आपको ये याद रखनी है, जो बी वाली हैं, टोटल 4 हैं बी वाली, जो कि दोनों के तौर पे काम करती हैं। तो आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कौन सी है जो कि सेंसरी भी है और मोटर भी है, और आपको 4 में से ये 3 दे दिया जाएगा या एक पूछ लिया जाएगा कौन सी नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रखें कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है जो कि सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी दोनों के तौर पे काम करती है। तो ये मैंने आपको ट्रिक की मदद से समझा दिया है। अब बात करते हैं एक और बहुत अच्छे टॉपिक की, साइनेप्स। ये कॉन्सेप्चुअली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपके लिए एक फ्लो चार्ट तैयार किया है, आपको बस ये याद रखना है, आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। अब साइनेप्स पहले तो होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो 2 न्यूरॉन्स की मदद से ट्रांसफ़र हो रही है इधर से उधर। अब ऐसे ही कई सारे न्यूरॉन्स हैं बॉडी में, ठीक है। तो कोई भी 2 न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन और एक ये न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होगा ना, उस जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्स। मान लो एक न्यूरॉन ये है, ठीक है, और एक न्यूरॉन ये है, तो इन दोनों के बीच में ये जंक्शन हो गया, ये हो गया साइनेप्स। अब साइनेप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो देखो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्स से पहले जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो ये साइनेप्स है उसके बाद की जो ये जो न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये उस गैप को बोला जाता है। ये गैप प्रेजेंट भी हो सकता है और बेटा एब्सेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि साइनेप्स में सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो ही हो, ये प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक न्यूरॉन उससे जस्ट जुड़ा हुआ ही दूसरा न्यूरॉन दे दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो एब्सेंट मिलेगी। और दूसरा, जैसे मैंने ये पहले बनाया था, ये भी हो सकता है जिसमें कि आपको सिनेप्टिक क्लेफ्ट मिल जाए, यानी कि वो स्पेस मिल जाए, वो गैप मिल जाए 2 न्यूरॉन्स के बीच में। जैसे कि अपने एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, देखो बेटा, उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट साफ साफ दिखाया गया है। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, ये पोस्ट हो गई, मतलब कि ये बाद वाले जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट्स है ये, और जो पहले वाला ये ख़त्म हुआ है, जो मैंने बल्ब आपको बताया था ना, एक्सॉन टर्मिनल होगा, उसमें बल्ब होगा, वेसाइकल भरे होंगे, और वेसाइकल में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा, और ये बीच में है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो इसके पहले 2 टाइप्स होते हैं साइनेप्स के, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल अपनी बॉडी में नहीं होते, अपनी बॉडी में केमिकल ही होते हैं, तो हम केमिकल के बारे में बात करेंगे। अब किस तरीके से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, एक्शन पोटेंशियल का स्प्रेड किस तरीके से होता है। तो देखो ये एक्सॉन है, मान लो ये न्यूरॉन है, इसके पास इन्फॉर्मेशन आगे से आई, आगे से कहाँ से, पुराने वाले एक्सॉन से, पुराने वाले एक्सॉन से आएगी, तो कौन रिसीव करेगा, तो इस वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये जो न्यूरॉन है इसका जो डेंड्राइट्स वाला पोर्शन है, जैसे कि मैं आपको एक बार और डायग्राम में दिखा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ऐसे, ये कई सारे ऐसे ही लाइन से कनेक्टेड हैं, इससे पहले भी एक ऐसे ही होगा, एक्सॉन होगा वो, उसके यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, ये बल्ब है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन करेगा, तो ये डेंड्राइट्स, यहाँ से फिर ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे और ये वापस से इन बल्ब के थ्रू आगे वाले डेंड्राइट्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एक्शन पोटेंशियल डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव हुआ और पहुँचते वो एक्सॉन टर्मिनल पे पहुँच चुका है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ एनसीईआरटी से थोड़ा डिफ़र है, जो एक्चुअल है वो डिफ़र है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको याद रखो। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे पहुँचता है, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुँचती है, तो सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम के चैनल खुल जाते हैं। ये कैल्शियम के चैनल खुलेंगे और क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम आयन का। बेटा सबसे पहले इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम आयन का, उसके बाद क्या होता है, ये जो वेसाइकल है ना, एनसीईआरटी में बताया गया है कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचती है, ये वेसाइकल मूव करने लगते हैं इस मेम्ब्रेन के पास। ऐसा नहीं होता, पहले ये कैल्शियम के चैनल खुलेंगे, कैल्शियम का इनवर्ड मूवमेंट होगा, और ये अंदर जब कैल्शियम पहुँच जाएगा ना, उसके बाद ये जो वेसाइकल थे ये इस मेम्ब्रेन के पास मूव करना शुरू करेंगे, और क्या करेंगे, ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। ये देखो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए, ओपनिंग हुई इन वेसाइकल की, और इन्होंने क्या किया, देखो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये वो जगह है 2 उनके प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच की सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ डाल दिया है, ठीक है। ये पास कर दिया कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ मैं एसिटाइल कोलिन की बात की है, इसीलिए मैंने ACS लगाया, और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि डेंड्राइट्स पे, जो अगले जो डेंड्राइट्स हैं उन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये जो रिसेप्टर हैं इनके साथ ये एसिटाइल कोलिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, वो जाके जुड़ेगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके तुरंत बाद क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल ओपन होंगे
तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और ये फर्दर पूरे में स्प्रेड होगा और वापस से जो इसका एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पहुँच जाएगा और फिर से वही प्रोसेस होगी जो इस बार हुई थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आपको पूरी प्रोसेस समझनी है कि किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन गई है और कैसे इसका पूरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरी इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टॉपिक से। इसमें जो भी जितनी हेडिंग है उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल में और कैसे याद रखना है वो सब समझाता हूँ। सबसे पहले ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसलिए इसको एक कवरिंग प्रदान की जाती है। इसकी कवरिंग को बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेज। कवरिंग में टोटल 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की होती है पायामेटर और उसके बाद आती है, जैसे कि ये ब्रेन है तो इसके जस्ट जो ब्रेन की डायरेक्टली कांटेक्ट में होगी वो होगी पायामेटर। उसके बाद आएगी एरेकिनॉइड और उसके बाद आएगी ड्यूरामेटर। तो आपको कैसे याद रखना है, तो पैड अंदर से बाहर, पैड अंदर से बाहर यानी कि पी जो है वो सबसे अंदर है, फिर ए है, फिर डी है, पायामेटर, एरेकिनॉइड और ड्यूरामेटर। तो ये होगी क्रेनियल मेनिंजेस यानी कि कवरिंग ऑफ ब्रेन। अब बात करते हैं ब्रेन के क्लासिफिकेशन या इसके डिवीजन के बारे में। तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। सबसे पहले मैं आपको इनके पार्ट्स बताता हूँ और फिर उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है और कैसे याद रखते हैं वो बताता हूँ। तो फोर ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन को कोई भी पार्ट्स एज सच नहीं है, इससे बस 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन दोनों क्वेश्चन के पूछे जाने के, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और हिंड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। कई बार बच्चे सेरिब्रम और सेरिबेलम में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना सेरिब्रम फोर ब्रेन का है, ठीक है, और सेरिबेलम जो है वो हैंड ब्रेन का है। ठीक है, बेलम है वो आखिरी में आएगा, ब्रम है वो पहले आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम ये क्या है, ये 2 हाफ में डिवाइड किया जाता है इस पार्ट को। उन पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जैसे कि ये हमारा, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक्चुअल का ब्रेन है, ये देखो इसको बीच में से काट दिया है। ठीक है, तो इसके ये 2 हाफ हो गए हैं, इन 2 हाफ को बोला जाता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब ये दोनों हाफ आपस में बेटा कनेक्ट होते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके पूछे जाने के, आप याद रखें। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। ये देखिए, ये जो है ये कॉर्पस कैलोसम है, इसके द्वारा ही दोनों हेमिस्फीयर आपस में कनेक्ट होते हैं। अब देखिए, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कुछ लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। लेयर ऑफ सेल विच कवर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, तो वो क्या है, लेयर ऑफ सेल है जो कि कवर करती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। अब इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बेटा कुछ फोल्ड होते हैं, जैसे कि आपने देखी होगी ये ब्रेन की स्ट्रक्चर, ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि देखो ये कैसे ऊपर नीचे की तरह ऐसे, ये देखिए, ये थोड़ा पहले एलिवेटेड पोर्शन आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर एलिवेटेड डिप्रेशन। तो इस तरीके से इसमें फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो एलिवेटेड पोर्शन होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं सल्कस, और जो डिप्रेस्ड है, जो नीचे की तरफ ये गड्ढा सा है ना, इसको बोलते हैं गायरस। तो आपको कैसे याद रखना है, गायरस, गायरस यानी कि गड्ढा, तो जी से जी आप याद रख सकते हैं इसको। गायराई, गायरस सिंगुलर है और कई सारे होते हैं, तो इसको बोलते हैं सल्काई और गायराई। सिंगुलर में बोलते हैं सल्कस और गायरस, और कई सारों को मिला के बोला जाता है सल्काई और गायराई। तो एक ही बात है, कभी कन्फ्यूज मत होना अगर उसमें सल्काई गायराई आ जाए या सल्कस गायरस आ जाए, दोनों एक ही बात है। तो जो फोल्ड होते हैं, जो एलिवेटेड रेज है उसको बोलते हैं सल्काई, और जो डिप्रेस्ड है उसको बोलते हैं गायराई। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा इसमें एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर का, तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से पूछा जाता है। तो मैं कैसे बताता हूँ इसको आपको, ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी एक्चुअली इस पर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ये पहले से बने हुए रखे हैं। अगर आपको डिटेल में, मैं अभी सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, नर्वस सिस्टम वहाँ देखिए, और उसमें पूरे एक जो भी नर्वस सिस्टम है उसमें अलग अलग लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या होता है, जो अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि उनका जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो साइटोन या जिसको बोल दूँ मैं सेल बॉडी, वो पोर्शन तो बाहर की तरफ यानी कि पेरीफेरल की तरफ प्रेजेंट होता है, और उनके जो एक्सॉन टर्मिनल है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। उनके एक्सॉन जो हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रेन्यूल, सिनिसल ग्रेन्यूल, वो रहते हैं बेटा इसमें। इसकी वजह से ये सेल बॉडी कई सारी कंसनट्रेटेड हो जाती हैं। तो ये पेरीफेरल जो पोर्शन है ना, ये सेल बॉडी का कलर जो होता है ना, ये ग्रे होता है। तो कई सारी ये सेल बॉडी
यहाँ ऊपर की तरफ मिल गई, तो जो इसमें जो पेरीफेरल रीजन है ना वो ग्रे कलर का हो जाता है। इसीलिए ब्रेन के केस में क्या होता है, पेरीफेरी को बोला जाता है ग्रे मैटर, और जो सेंटर है उसको बोलते हैं वाइट मैटर। क्योंकि एक्सोन में बेटा मैंने आपको बताया अभी क्या होती है, स्वान सेल, और स्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, और माइलिन शीथ होती है वाइट कलर की। तो वाइट अपीयरेंस हो जाता है सेंटर के पोर्शन में। तो आपको कैसे याद रखना है इसको, बीजी पांडे, एक बहुत ही पहले एक सीरियल आता था उस पर सब टीवी पे लापतागंज, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर था जिसका नाम था बीजी पांडे। ठीक है, तो बी से तो हो गया ब्रेन, जी से हो गया ग्रे मैटर, और पी से हो गया पेरीफेरी। तो ब्रेन के केस में पेरीफेरी ग्रे मैटर कहलाएगी। अगर पेरीफेरी ग्रे मैटर कहलाएगी तो डेफिनेटली जो सेंटर होगा वो वाइट मैटर कहलाएगा। और इसका उल्टा जस्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में उसमें जो सेंटर होगा वो ग्रे होगा, इसमें पेरीफेरी ग्रे थी और उसमें सेंटर ग्रे हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बीजी पांडे। इससे आपको चारों चीज़ें याद हो गई कि ब्रेन में सेंटर में क्या है, पेरीफेरी में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में क्या है और पेरीफेरी में क्या है। अब बढ़ते हैं इसके फंक्शन की ओर। तो बेटा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कुछ मोटर एरिया भी होते हैं, कुछ सेंसरी एरिया भी होते हैं। मोटर सेंसरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ क्या है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना तो मोटर होते हैं ना ही सेंसरी होते हैं, तो ऐसे एरिया को बोला जाता है एसोसिएशन एरिया। और इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन आपको याद रखने हैं, माइक MIC, तो मेमोरी में, इंटरसेंसरी एसोसिएशन में, और C मतलब कम्युनिकेशन में। तो इन तीन चीज़ में इनका फंक्शन होता है, मेमोरी में, इंटरसेंसरी एसोसिएशन और कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसका अंदर का पार्ट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का अंदर का पार्ट, उसके साथ ही कुछ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होती हैं जैसे कि हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला। इन दोनों को मिला के पहले तो बोला जाता है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। तो क्या चीज़ होती है लिम्बिक लोब, तो इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्लस एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला, ये हो गया लिम्बिक लोब। इसका फंक्शन ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर काम करता है, और इसका फंक्शन आपको याद रखना है मैस, यानी कि मोटिवेशन में आएगा काम, इमोशनल रिएक्शन में काम आएगा, और रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में काम आएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो ये है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सेरेब्रम, अब बात करते हैं थैलेमस की। तो थैलेमस में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। बाकी आप जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम है बेटा उसमें तो देख ही लेना, वहाँ ABCD करके भी पूछ सकते हैं कि ये पोर्शन कौन सा है या इस पोर्शन का फंक्शन क्या है, तो डायग्राम पूछा जा सकता है। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है इससे, हाइपोथैलेमस से ये क्वेश्चन बनता है थर्मो रेगुलेशन। ये इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ज़्यादा 2-3 साल में पूछा ही जाता है, ये थर्मो रेगुलेशन में किसका रोल है, तो हाइपोथैलेमस में। बाकी ईटिंग में और ड्रिंकिंग में इसका रोल रहता है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन। ये दो क्वेश्चन ये लगभग आते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि इस साल भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बेटा मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होती है, उस कैनाल का नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो पहले तो इस कैनाल का नाम पूछा जा सकता है, और ये कैनाल कौन से पोर्शन से पास होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो मिड ब्रेन से पास होगी कौन सी कैनाल है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। अब जो अपना जो मिड ब्रेन है उसके डोर्सल पोर्शन पे एक होता है वेंट्रल साइड और एक होता है डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड पे 4 राउंड लोब या स्वेलिंग प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से होती हैं, 2 ऊपर होती हैं बेटा और 2 नीचे होती हैं। तो 4 ऐसे स्वेलिंग प्रेजेंट होती हैं, इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, ऊपर वाली को सुपीरियर बोलते हैं और नीचे वाली को इन्फीरियर बोलते हैं। तो कॉर्पोरा क्वाड्री से भी समझ में आ रहा है, 4 होंगी तो 4 स्वेलिंग होंगी। बस आपको ये याद रखना है ये होंगी डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल साइड होंगी और 4 होती हैं जिनको भी बोला जाएगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। होती कहाँ है, मिड ब्रेन में। अब बात करते हैं हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। पॉन्स, इसमें क्या होते हैं, फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो कि इंटरकनेक्ट रखते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को। जो भी ब्रेन के अलग अलग रीजन है उनको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं ये फाइबर ट्रैक्ट। तो कहाँ होता है ये, पोन्स में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, पोन्स में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। तो आप P से P याद रखें, न्यूमो, इसमें P साइलेंट है, तो ऐसे पोन्स में होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और काम क्या करेगा ये, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगला है सेरिबेलम, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं सर। तो इसमें कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होगी, उसका काम क्या है, तो ये सरफेस होने का बेनिफिट ये है कि ये मोर एंड मोर न्यूरॉन, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन के लिए एडिशनल सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। जैसे स्ट्रक्चर अगर ऐसी है तो उसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, तो ये न्यूरॉन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कर देती है। फिर तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती है। आप अपने एनसीईआरटी में डायग्राम भी देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का जैसे कि डायग्राम है। तो ये देखो
ये मेड्यूला सबसे नीचे वाला पोर्शन है और ये आ गई स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो पूरे ब्रेन को इस मेड्यूला ऑब्लंगाटा ने ही इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है, सीवीएस के रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उनको कंट्रोल करके रखती है। ये रिफ्लेक्सेस मैंने कौन से हैं वो मैंने आपको मेरे रिफ्लेक्स और बेनब्रिज रिफ्लेक्स अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम में समझाया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रेगुलेट करता है और वॉमिटिंग और डिग्लूटेशन सेंटर को भी ये रेगुलेट करता है। तो आपको याद रखना है वॉमिटिंग और डिग्लूटेशन सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो है मेडुला ऑब्लंगाटा में, ठीक है। तो ये हो गए, इनसे एक एक लाइन के क्वेश्चन है। बाकी मेनली पूछा जाता है फोर ब्रेन से क्वेश्चन और मिड ब्रेन के इन दो पार्ट से क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से। इसके बाद एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आता है ब्रेन स्टेम। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इन दोनों को मिला के ब्रेन स्टेम बोला जाता है। होता क्या है बट एक्चुअली वो गलत है। होता ये है कि मिड ब्रेन तो होता है और हाइंड ब्रेन के 3 पोर्शन होते हैं, तीनों नहीं होते, सेरिबेलम को छोड़ के पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा इन सब को मिला के बोला जाता है ब्रेन स्टेम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पोर्शन नहीं होता है ब्रेन स्टेम में, तो कौन सा नहीं होता है, सेरिबेलम नहीं होता है। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि मिड और हैंड दोनों मिलके बनाते हैं, लेकिन हैंड का मिड तो होता है सही है, लेकिन हैंड का पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा ही होता है, सेरिबेलम नहीं होता है। तो यहाँ अपना कंप्लीट हो गया ब्रेन। अब बात करते हैं हम वो रिफ्लेक्सेस के बारे में एक बार और देख लेते हैं। छोटा सा पोर्शन है अपना रिफ्लेक्स का कि कौन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर क्या है, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है बेटा इस टॉपिक से, या तो डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 क्वेश्चन है सिर्फ, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये विदाउट कॉन्शियस एफर्ट होगा। जैसे कि मैं चल रहा हूँ और मेरे पैर में कोई कांटा लग गया, अब उसी समय मुझे वहाँ से या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे गई है जिसके ऊपर मुझे पैर नहीं रखना है। मान ली कि कोई स्नेक निकल के जा रहा है मुझे नीचे, तो उसी समय इंस्टेंटली मेरे नज़र में आया है वो, तो तुरंत मुझे वहाँ नहीं रखना है पैर। तो क्या होता है, इम्पल्स तुरंत मिलती है, इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगी और वहाँ से आपको सूचना मिलती है कि आपको तुरंत या किसी भी गर्म चीज़ से, जैसे कि मेरा ये हाथ है और किसी भी गर्म चीज़ को टच हो गया तो उससे टच होते ही मुझे इसको हटा लेना है। तो ये इसमें कोई भी कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, ठीक है। इसमें ये मेरी कोई भी कॉन्शियस एफर्ट मैंने नहीं लगाया, ये इनवॉलंटरी था, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, खुद से हुआ है ये। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। ये जो भी एक्शन हुआ ना, कोई भी गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ से अचानक मेरे हाथ का दूर होना, यही कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और उसमें एक आर्क फॉर्म होती है, किस तरीके से काम करती है वो मैं भी आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें 2 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, एक तो विदाउट कॉन्शियस एफर्ट होगा और एक होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ सीएनएस, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो जैसे कि चलो मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम ही बता देता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। जैसे स्टिमुलस आपको जो पेटेला बोन है इसके नीचे जो टेंडन है वहाँ पे आपको ये स्टिमुलस दिया जाता है। अब वहाँ से देखो ये एफरेंट मैंने बताया ना सीएनएस की तरफ जो आएगी, ये एफरेंट पाथवे के थ्रू, एफरेंट पाथवे से एफरेंट नर्व के थ्रू ये सीएनएस में गए, सीएनएस से इफरेंट पाथवे या इफरेंट नर्व के थ्रू ये अफेक्टर एरिया पे आ गए। तो रिसेप्टर होगा इसमें, एक रिसेप्टर से क्या होगा, एफरेंट नर्व जाएगी सेंटर के पास, सेंटर से इफरेंट नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगी इफेक्टर ऑर्गन के पास, जिसको कि हटाना है। जैसे कि मेरा हाथ ही हुआ, कोई गर्म चीज़ को टच करके जिसको हटाना है, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, रिफ्लेक्स आर्क का आपके डायग्राम पूछा जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टी से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है, बेल मेगंडी लॉ। ये बेल मेगंडी लॉ क्या है, ये होता है वन वे कंडक्शन। आपको ऑप्शन में सिर्फ यही लाइन दे रखी होगी, वन वे कंडक्शन। वन वे कंडक्शन मतलब कि एक ही डायरेक्शन होती है। जैसे कि रिसेप्टर से ये गया एफरेंट नर्व के थ्रू सेंटर के पास और सेंटर के बाद गया ये एफरेंट ऑर्गन के पास। तो ये पूरा एक लाइन में कंडक्शन हो रहा है, एक ही रास्ते में कंडक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वन वे कंडक्शन। ये किसका स्टेटमेंट है, बेल मेगंडी लॉ। रिएक्शन टाइम क्या है, इन्फॉर्मेशन जैसे ही इम्पल्स मिली और उसके बाद जो भी इफेक्टर ऑर्गन ने इफेक्ट दिखाया अपना, तो उस भी जैसे कि मेरा किसी भी गर्म चीज़ को हाथ टच हुआ और उसके बाद से लेके हाथ को हटाने तक का जो भी टाइम मिला मुझे, इस पूरी प्रोसेस में जो भी टाइम लगा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टाइम, रिएक्शन टाइम। तो इससे बस ये 2-3 ही क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते रहे। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ब्रेन या फिर आई में से। तो आई का मैं जल्दी से कवर करा देता हूँ आपको।
सबसे पहले आई की लोकेशन क्या है, तो ये होती है ऑर्बिट ऑफ स्कल में, ठीक है। आई की लेयर के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की लेयर होती है स्क्लेरा, स्क्लेरा होगी सबसे बाहर, उसके बाद आती है कोरॉइड और कोरॉइड के बाद आती है रेटिना। अब बेटा स्क्लेरा क्या है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कौन सी है, स्क्लेरा। अब देखिए ये पूरी जैसे कि लेयर स्क्लेरा है, स्क्लेरा का जो आगे का एंटीरियर पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है कॉर्निया। ये पूरी स्क्लेरा ही है, लेकिन स्क्लेरा का आगे वाला इंटीरियर जो पोर्शन है उसको कहा जाएगा कॉर्निया, ठीक है। अब बात करते हैं कोरॉइड का, तो कोरॉइड क्या होती है, ये ब्लूइश कलर में होती है, ब्लू कलर की होती है। ये पूछ सकते हैं कि ब्लू कलर में कौन सी लेयर है, तो कोरॉइड है। अब ये अपने आगे के 1/3 पोर्शन में थिक हो जाती है, पूरे में जैसी जिसकी थिकनेस रहेगी उससे बढ़ जाती है इसकी आगे के 1/3 पोर्शन में, उस थिक पोर्शन को बोला जाता है सीलियरी बॉडी, ठीक है। अब यही सीलियरी बॉडी आगे कंटिन्यू करती है और एक पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है आइरिस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर कौन सी है, तो वो है आइरिस। ये क्या है, ये विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई होता है, जो हमको दिखाई देता है कलर्ड पोर्शन आई का, वो होता है आइरिस। और आइरिस ये सराउंड करती है अपर्चर को, जिसको कि बोलते हैं प्यूपिल। मैं एक बार आपको डायग्राम बता देता हूँ एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपको याद रखना है। जैसे कि देखो ये पूरी थी स्क्लेरा, आगे की थोड़ा प्रोट्रूडेड पार्ट हो गया, इसको बोल दिया कॉर्निया। इसके बाद ये मिडिल लेयर आई कोरॉइड, ठीक है। कोरॉइड में इसने क्या बताया, एंटीरियर 1/3 में ये थिक हो जाती है, तो देखो ये आगे के 1/3 की तरफ ये देखो थिक हो चुकी है, इसको नाम दिया सीलियरी बॉडी। ये आगे फिर कंटिन्यू करती है और क्या बनाती है, कंटिन्यू करेगी और पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर बनाएगी आइरिस, जो कि विजुअल कलर्ड पोर्शन होता है। और ये सराउंड करती है एक अपर्चर को, ये दिख रहा है आपको अपर्चर, ये बीच में एक स्पेस है, इसको भी बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। ये है प्यूपिल बोला जाएगा, सराउंड एंड अपर्चर प्यूपिल। अब बात करते हैं रेटिना की, तो रेटिना में बेटा फिर 3 लेयर होती हैं, गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर और फोटो रिसेप्टर सेल। बाइपोलर सेल आपको याद होगा, तो मैंने अभी आपको जब मैंने नर्व फाइबर बताया था तो उसमें बताया था मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, तब मैंने आपको बताया था रेटिना आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे, तो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो गैंग वैंग जो होते हैं, भाई वाले जो गुंडे वगैरह लोग होते हैं विलन, तो वो गैंग रहती है उनकी, और वो भाई भाई बुलाते हैं एक दूसरे को, अरे भाई वो भाई, ठीक है, गनी भाई, तो वो भाई भाई बुलाते हैं। और वो क्या करते हैं, सुपारी वगैरह लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, तो फ़ोटो वगैरह कोई उनको दे देता है, हीरो का बाप दे दे, उसमें वो एक्ट्रेस का ये पिताजी दे जाते हैं, उनके इस लड़के को उठवाना है, ठीक है। तो गैंग होते हैं, तो आपको इस तरीके से एक लिंक करके चलना है। गैंग होती हैं, वहाँ एक दूसरे को भाई बोलते हैं, और वो कैसे काम करते हैं, फ़ोटो वगैरह देख के सुपारी लेते हैं। तो गैंग्लियोनिक और बाइपोलर और फोटो रिसेप्टर सेल, तो ये 3 प्रकार की इसमें सेल होती हैं। अब फोटो रिसेप्टर सेल में क्या होता है, 2 प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, रॉड्स और कॉन। यहाँ भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। रॉड जो होती हैं वो स्कोटोपिक और ट्विलाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और कॉन्स जो होती हैं वो फोटोपिक यानी कि कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और कैसे याद रखना है आपको, तो कॉन्स का सी और कलर का सी, और रोड से आप आर से रात याद रखते हो। तो जो नाइट के समय पे जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो रोड्स होती हैं, और डे टाइम में होती हैं वो कोन्स होती हैं, ठीक है। इनमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन रहता है, जिसको कि फोटो पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। रोड्स और कोन्स में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है, जिसको कि बोला जाता है फोटो पिगमेंट, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं रोड के बारे में। रोड में क्या है, पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, इसको भी बोलते हैं विजुअल पर्पल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये किस विटामिन का डेरिवेटिव है, तो ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। रोडोप्सिन क्या है, ये डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का। कौन से में पिगमेंट होते हैं, वो केवल 3 कलर के लिए ही वो करते हैं। गब्बर आपको याद रखना है, जी से हो गया ग्रीन, बी से हो गया ब्लू और आर से हो गया रेड, गब्बर। तो ठीक है, जो कौन्स होते हैं वो मेनली किन कलर के लिए कोड करते हैं, तो वो 3 कलर हो गए, ग्रीन, ब्लू और रेड, ठीक है बेटा। अब इसमें ये नीट 2019 में एक और क्वेश्चन आया है कि जो लेंस होता है वो अपनी पोजीशन में, अपने स्थान में किसकी वजह से टिका हुआ रहता है, तो सीलियरी बॉडी, तो वो सीलियरी बॉडी के लिगामेंट्स होते हैं। जो सीलियरी बॉडी मैंने अभी आपको थिक पोर्शन बताया था ना, उसके देखो ये सीलियरी लिगामेंट होते हैं, ये सीलियरी बॉडी है, इनके ये लिगामेंट हैं देखो, जिनकी वजह से ये अपने पोजीशन में हेल्ड है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन इस साल का पूछा गया था, लेंस हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स ऑफ सीलियरी बॉडी। तो ये तो होगी इसकी जनरल स्ट्रक्चर। अब
दो स्पॉट आते हैं यहाँ पे, एक है ब्लाइंड स्पॉट और एक है फोबिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है और ब्लड वेसल एंटर करती है। आपको याद रखना है, कन्फ्यूज किया जा सकता है, वो बोल देगा ब्लड वेसल लीव करेगी और ऑप्टिक नर्व एंटर करेगी, ऐसा नहीं है। ऑप्टिक नर्व यहाँ से बाहर निकलेगी इन्फॉर्मेशन लेके और ब्लड वेसल यहाँ से एंटर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती हैं। फोटो रिसेप्टर सेल कौन सी थी, ये रोड्स एंड कॉन्स, ये फोटो रिसेप्टर सेल यहाँ पे एब्सेंट होती हैं ब्लाइंड स्पॉट में। ये दोनों ही नहीं है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का विजन नहीं होगा। अब आते हैं फोबिया। फोबिया में क्या होगा, यहाँ कॉन्स डेंसली पैक्ड होती हैं और कॉन्स का काम क्या है, कलर विजन में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे विजुअल एक्टिविटी क्या होगी, वो ग्रेटेस्ट हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी विजुअल एक्टिविटी कहाँ पे, फोबिया पे। अब मैकेनिज्म क्या होती है इस विजन की, तो वो देखो, पहले आपको पाथवे याद रखना है कि जो भी लाइट है उसको ट्रैवल कहाँ करना है। तो लाइट का पाथवे, सबसे पहले लाइट आती है बेटा कंजक्टिवा पे, कंजक्टिवा के बाद आता है कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन है कंजक्टिवा, उसके बाद आएगी कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आता है अब एक्वस ह्यूमर। अब ये ह्यूमर क्या चीज़ है, तो अपनी आई में दो प्रकार के ह्यूमर पाए जाते हैं। देखिए, दो प्रकार की ह्यूमर यानी कि दो प्रकार के फ्लूइड हैं। एक फ्लूइड तो होता है ये कॉर्निया और ये लेंस है इसके बीच में, ठीक है, पहला तो हो गया यहाँ, और दूसरा होता है ये लेंस और ये तीसरी लेयर जो थी ना अंदर की रेटिना, इसके बीच में। तो ये दो फ्लूइड होते हैं। तो पहले वाले का नाम है एक्वस ह्यूमर और बाद वाले को बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। तो बच्चे ये तो याद रखते हैं कि दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस कौन सा कहाँ रहता है। जब वहाँ ऑप्शन आते हैं तो उनको याद नहीं आता। तो आपको याद रखना है एक्वस मतलब ए मतलब कि आगे, जो आगे की तरफ हो। आगे क्या होती है बेटा, सीधी सी बात है कॉर्निया, और पीछे क्या होगी, रेटिना। तो आप आराम से याद रखते हो। और वी पीछे आता है, तो इस तरीके से आप याद रख लोगे, वी होगा वो रेटिना और लेंस के बीच में होगा, और एक्वस होगा वो कॉर्निया और लेंस के बीच में होगा, ठीक है। तो इसको क्या मिलेगा, कॉर्निया के जस्ट बाद क्या मिलेगा, एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर के बाद क्या मिलेगा, इसको मिलेगा लेंस, लेंस के बाद मिलेगा विट्रस ह्यूमर, और विट्रस ह्यूमर के बाद मिलेगी रेटिना। तो ये हो गया लाइट का पाथवे। अब देखो लाइट गई, अब लाइट ने आगे क्या क्या प्रोसेसिंग कराई है। पहले तो लाइट होगी वो विजुअल रेंज की होगी 400 से 700 नैनोमीटर रेंज की, ठीक है। अगर ये लाइट पड़ेगी जब रेटिना पे, तो मैंने आपको बताया था रोड्स में पिगमेंट रहता है रोडोप्सिन, वो जो रोडोप्सिन है, इससे एक बार 2014 या 15 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत बच्चे गलत करके आए थे। तो ये आप याद रखो, रोडोप्सिन में क्या है, 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन है, ठीक है। ये सिस मोलिक्यूल है, सिस ट्रांस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन है। रेटिनल तो हो गया विटामिन ए का एल्डिहाइड, अल से समझ में आ रहा है, और ऑप्सिन एक प्रोटीन है। तो ये इससे मिलके एक ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए के एल्डिहाइड से मिलके बनता है रोडोप्सिन। पहले तो आप ये चीज़ याद रखें, रोडोप्सिन क्या है, ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए का एल्डिहाइड, दैट इज रेटिनल, उससे मिलके बनता है। अब ये क्वेश्चन, ये तो सबको पता था, लेकिन ये नहीं पता था वो सिस है या ट्रांस है। तो आप ये याद रखना, 11 सिस बोलते हैं, उसका जो पूरा केमिकल नेम है वो है 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन। अब जैसे ही लाइट इस पे पड़ी तो इसमें से क्या होता है, ऑप्सिन अलग हो जाता है और रेटिनल जो विटामिन ए का एल्डिहाइड है वो अलग हो जाता है। ऑप्सिन अलग होगा, प्रोटीन अलग होगा और एल्डिहाइड अलग हो जाएगा। अब जो एल्डिहाइड अलग होने के बाद था वो बन गया ट्रांस रेटिनल, और जो ऑप्सिन था उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होगा। मतलब टोटल जो दोनों कंबाइंड थे, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। जैसे ही ये दोनों अलग अलग होते हैं, तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस किस में जनरेट होगा, जो सबसे बाहर की लेयर होगी, जो इस रेटिना में सबसे क्लोजेस्ट होगी, जहां पर कि ये पूरी मैकेनिज्म हो रही होगी, वो होती है फोटो रिसेप्टर सेल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी सेल में जनरेट होता है। तो आप याद रखो इसको कि ये फोटो रिसेप्टर सेल में जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किस में जनरेट होगा, ये होगा फोटो रिसेप्टर सेल में जनरेट। अब जैसे ही ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा देगा गैंग्लियोनिक सेल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्शन पोटेंशियल किस में जनरेट कराता है, वो गैंग्लियोनिक सेल, जो कि सबसे अंदर की सेल थी, जो कि इस रेटिना की लेयर में सबसे अंदर आ रही थी, उस थ्रू बाइपोलर से बीच की है बाइपोलर। तो ये गैंग्लियोनिक में क्या कराएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा गैंग्लियोनिक में, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा फोटो रिसेप्टर सेल में। अब देखो पहले ये देखते हैं, या एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हो चुका है। अब क्या हुआ है, ये जो ट्रांस रेटिनल था, अब इस पे एंजाइम आता है रेटिनल आइसोमरेज, ये वापस से इसको कन्वर्ट करता है 11 सिस रेटिनल में। जो ट्रांस बन गया था उसको वापस से सिस में कन्वर्ट किया जाता है, और ये ऑप्सिन और ये 11 सिस रेटिनल, ये फिर से दोनों कंबाइंड करते हैं, और कंबाइंड होने के बाद फिर से वही रोडोप्सिन बना लेते हैं। तो ये पूरी साइकिल है, इसको वर्ल्ड विजुअल साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले रोडोप्सिन था, रोडोप्सिन पे लाइट आई, तो लाइट आने के बाद क्या हुआ, ऑप्सिन प्रोटीन अलग निकल गया, और जो एल्डिहाइड था विटामिन ए का, वो सिस से ट्रांस में चेंज हो गया।
गया, ठीक है। जैसे ये हुआ तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ और आगे जाके वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया गैंग्लियोनिक सेल में। और जो ट्रांस रेटिनल था वो रेटिनल आइसोमरेज की प्रेजेंस में 11 सिस रेटिनल में वापस से चेंज हो गया और इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके फिर से रोडोप्सिन बना लिया, ठीक है। अब इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब लाइट से, धूप से जब अंदर एंटर होते हो कमरे में, रूम में, तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रोडोप्सिन को बनने के लिए, क्योंकि आप अंधेरे में आए हो तो अंधेरे में आपको देखने के लिए रोडोप्सिन चाहिए होगा। रोड्स का काम है ना, रात से मैंने आपको बताया था, रात से मैंने अंधेरे से तात्पर्य था मेरा, तो रात से आप रोडोप्सिन, ऐसे मैंने करके आपको याद कराया था। तो रोडोप्सिन को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में वो दोनों एक दूसरे वो ब्रेक हो चुके हैं, ट्रांस रेटिनल में और ऑप्सिन में ब्रेक हो चुका है लाइट की प्रेजेंस में। अब ये दोनों ब्रेक हो चुके हैं और आप तुरंत अंधेरे में पहुंच गए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसको फिर से ट्रांस को सिस में कन्वर्ट होने में और सिस को वापस इस ऑप्शन से कंबाइंड होकर वापस से उस रोडोप्सिन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस समय तक के लिए आपको थोड़ी देर तक कुछ दिखता नहीं है। जैसे ये रोडोप्सिन फॉर्म हो जाता है तो आप फिर से अंधेरे में देख पाते हो, ठीक है। तो ये तो होगी नॉर्मल सी बात है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू, वही है उट्टा फागवा सेंसर मोटर मैंने आपको बताया था जो समसे मनीमेटर वाले हैं, सेंसरी नर्व है। और सेंसरी मैंने आपको क्या बताई थी, एफरेंट है। एफरेंट मतलब कि जो सीएनएस की तरफ आएगी, ए से ए याद करना भी मैंने बताया था। तो ये सीएनएस की तरफ जाती है, जो ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके जाएगी और वहाँ से आपको जो भी इमेज बनती है वो वहाँ से वापस से आपको रिफ्लेक्शन आता है, वहाँ से वापस से इम्पल्स आएगी कि इमेज फॉर्मेशन करानी है, तो आप किसी भी इमेज को देख पाते हो। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से आप देखते हो। तो ये सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि लाइट का पाथवे क्या है। लाइट के पाथवे के बाद रोडोप्सिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं। सिस का याद रखना है कि ये सिस है, जो भी रेटिनल है वो सिस है और ऑप्सिन प्रोटीन है। ये दोनों जैसी लाइट पड़ेगी टूट जाएंगे। ट्रांस में और ऑप्सिन में ये ट्रांस रेटिनल आइसोमरेज की प्रेजेंस में फिर से सिस में जाएगा और वापस कंबाइंड होकर ये रोडोप्सिन बनाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है फोटो रिसेप्टर सेल में और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गैंग्लियोनिक सेल में। इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस मैकेनिज्म से ही बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको याद रखें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।